जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? बेटा काइंडली अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर कर लेना ताकि अगर बाद में आए तो आपको कह रहा हूँ चेयर जरा। आवाज़ ठीक है मम्मी? प्लीज रजिस्टर को ओपन करके देखें क्या बात चल रही थी सर। सर एक टेस्ट वाला क्वेश्चन भी फाइनल करने को कहा था। एक टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था बाय द नेम ऑफ, ये जरा ढूंढे जरा अपने पास। मैंने कहा था जरा फाइनल कर लीजिएगा तो ठीक हो गया था। वैसे कोई है इशू डिस्कस करने वाला? देखा भी है यार, बड़ा पढ़ाई स्टार्ट करें यार, हम सेट ही नहीं हो पा रहे। एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी। सर हुक्म करें सर, कौन सा एक्सचेंज वाला समझना? हुक्म करें, पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 2 सामने रखें जी, नोट्स रखें सामने। नई मशीन की कॉस्ट थी 10,20,000। सुने जी प्लीज एक दो पॉइंट सुन लें। 10,20,000 की मशीन, आवाज ठीक है? कितने पैसे दिए थे? 6,80,000 बाय चेक। ठीक है, एंट्री बताएं 10,20,000 की। न्यू मशीन डेबिट प्लीज 10,20,000, बैंक क्रेडिट बाय 6,80,000 and disposal account credit by 3,40,000। ठीक है, ठीक है। ओल्ड मशीन बेटा ली थी आपने 8,70,000 की, 1 सितंबर 2015। तो 1 सितंबर 2015 से लेके 1 अप्रैल 18 तक इस ओल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप। ओल्ड मशीन की डिस्पोजल होगी, लेजर्स आपने बनाने हैं, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीनरी क्रेडिट बाय कॉस्ट 8,70,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के वर्किंग करेंगे फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 अप्रैल। ईयर एंड आपका 31 दिसंबर है शायद, तो आई होप के 4 मंथ्स शायद बन रहे हैं परचेज ईयर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और डिस्पोजल वाले ईयर में 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च। तो और जो नया एसेट आया उसमें फिर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक वर्किंग है तो मुझे बता दो, मैं लिख देता हूँ। जो वर्किंग क्लियर नहीं हो रही, जो फिगर नहीं समझ आ रही, कौन सी फिगर, कोई फिगर बता देना। कंपाउंड एंट्री बेटा इस क्वेश्चन में करनी नहीं है, लेजर्स रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, तो आपने कंपाउंड एंट्री की तरफ जाना नहीं है। कंपाउंड एंट्री की तरफ नए एसेट की होनी है, नए एसेट की एंट्री है न्यू एसेट डेबिट, लेकिन रेफरेंसेस दो आ जाएंगे, बैंक के अगेंस्ट 680 आ जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट के अगेंस्ट 340 आ जाएगा। पूरी कंपाउंड एंट्री जिसमें गेन लॉस आएगा वो तब होनी है जब लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है उस तरह से था बिल्कुल जिसमें अकमल ब्रदर्स था। ठीक है, तो लेजर्स आर रिक्वायर्ड अगर है तो फिर ओल्ड एसेट की एंट्रीज वही होंगी जो डिस्पोजल में होती हैं। एक होगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, और एट कॉस्ट होगी क्योंकि सेपरेट लेजर्स बने हुए, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, बाकी डिस्पोजल अकाउंट में फिर गेन लॉस इकट्ठा होगा। ठीक है जी सर। जी बेटा 340 पूरी एंट्री बोल लेना एक दफा। न्यू एसेट डेबिट 1020, बैंक क्रेडिट 680 और 340 डिस्पोजल अकाउंट जो आप क्रेडिट कर रहे हैं वो फिर 340 डिस्पोजल में जाएगा। एसेट अकाउंट में टोटल 1020 होगा, उसका 680 अगर बैंक का लेजर बना रहे हैं तो उसमें क्रेडिट साइड पे होगा, और 340 डिस्पोजल अकाउंट में आपको नजर आएगा, आ रहा होगा नजर।
नहीं आ रहा? ठीक है, ये एनी अदर कंफ्यूजन? चलें रजिस्टर खोलें जी, थोड़ी सी बात हम आगे ले गए थे। मैंने आपके सामने कैपिटल अकाउंट बनाया था, फिर उस कैपिटल अकाउंट को दो लेजर्स में डिवाइड किया था। किस किस नाम से? कैपिटल अकाउंट और सेकेंड ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें। चलो अब शुरू कर दिया मैंने। सेकेंड ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर जरा गौर से देखें। चार चीजें रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर की अब आपने सीक्वेंस में जरा जहन में रखने की कोशिश करनी है। रिटेन्ड अर्निंग्स का वैसे मीनिंग क्या है? ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे अनड्रॉन प्रॉफिट्स जब भी ओनर से रिलेटेड है लेकिन बिजनेस में पड़े हैं। डिविडेंड का मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट जो ओनर ने बिजनेस से ले लिया है। सिर्फ ड्रॉइंग्स का वर्ड कंपनी के केस में डिविडेंड से रिप्लेस हो गया। डिविडेंड की एंट्री क्या है? डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट। डिविडेंड बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी। अब सेकंड ईयर का जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें। चार चीजें जो इस वक्त आपको रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में पता चल चुकी हैं, वो ये है कि नंबर वन, ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, फिर प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड लेस होता है, इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर बन जाती है। ये चार चीजें जरा आप भी प्लस माइनस के साथ रिपीट कर देगा प्लीज यार। ये बेटा आप लोग खुद एडजस्ट करवाओ ना यार, खुद एडजस्ट करें। मेरे ख्याल आगे तो अब जगह नहीं होगी, पीछे अरेंजमेंट करें ना। बाहर रहें जरा काइंडली, बाहर जो आ रहे हैं बच्चों उनको फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो बेटा, ये जो मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन की थी, इसका मकसद ये था कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही का चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स की बहस ही हो रही है, एसेट्स यूज हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, वही बहस अभी चल रही थी। लेकिन उस बहस को फर्दर आगे लेके जाने के लिए आपको जरा आइडिया होना चाहिए था कि कंपनी के केस में कैपिटल अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर अलहदा बनता है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब इक्विटी की हेडिंग आती है तो उसमें कैपिटल अलहदा नजर आता है और रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन वहां नजर नहीं आती है। रिटेन्ड अर्निंग्स का सिर्फ क्लोजिंग आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिलता है, उसकी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग्स में एक लेजर बनता है। फाइनल एक प्रेजेंटेशन जरा देख लें, मेरा ख्याल है लेजर्स के ऊपर या एक एंड में हमने इक्विटी की एक हेडिंग में प्रेजेंटेशन भी लिखी होगी। So there are two components of equity. Components means two headings of equity. Two headings within the equity. Number one, capital and retained earnings. दोबारा जरा रजिस्टर खोलें, कुछ और बातें जरा इसी तरतीब में आगे लिखें। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, आज कुछ नई चीजें आ रही हैं, कंसंट्रेट करें, साथ साथ चलें। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिधर भी आप हैं वहीं से लिख लें इसी तरतीब में। PPE स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मींस कोई भी लैंड लें, बिल्डिंग लें, मशीनरी लें, इस्तेमाल के लिए इक्विपमेंट लें, तो हमेशा जो भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उससे इनिशियली हमेशा आप रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट। एक सेंटेंस लिख लें सेटिंग के नीचे, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, property plant and equipment is initially measured at cost। बस कर दें प्लीज, बस कर दें। कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर आपने आइटम खरीदी है या बनाई है तो आप हमेशा उसे शुरू में, स्टार्ट में जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करके रिकॉर्ड करेंगे, तो जो अमाउंट सामने लिखेंगे वो कॉस्ट होगी। सही कह रहे हैं हम? मसलन कोई मशीनरी खरीदी है,
किस अमाउंट पे मशीनरी को डेबिट करेंगे। लेकिन कॉस्ट डजंट मीन्स परचेज प्राइस ओनली, कॉस्ट वुड बी सम ऑफ all amounts incurred to bring the asset into working condition। अगर कोई मशीनरी खरीदी है तो परचेज प्राइस उसकी होगी, प्लस कैरेज इनवर्ड्स में भी, इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, प्लस इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह, वो सारी अमाउंट्स जो आपने इंकर किए हैं ताकि एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाए, उसको ऐड करके जो टोटल अमाउंट बनेगी वो फिर कॉस्ट होती है। ठीक है प्लीज। तो कोई मशीनरी ली है, कोई बिल्डिंग ली है, कोई इक्विपमेंट लिया है, कोई व्हीकल ली है, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम है, तो उसने इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे ही डेबिट होना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करने के बाद अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे मेजर करना है, किसके बाद। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बस आपने कॉस्ट पे डेबिट तो कर लिया, अब बाद में इस एसेट का क्या करना है। बाद में इस एसेट का क्या करना है, इसको बोला है मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बस ये हेडिंग अगर लिख लिया तो 1 मिनट जरा रुक जाए। इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करने के बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए IAS 16 में दो मॉडल्स हैं। किस चीज के दो मॉडल्स हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दो मॉडल्स हैं। इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने के बाद या तो आप अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल। शुरू में हमेशा अपने एसेट को आपने किस अमाउंट पे डेबिट करना है, लेकिन कॉस्ट पे डेबिट करने के बाद फिर आपने सोचना है कि अब फ्यूचर में मैंने इसे IAS 16 के मुताबिक कॉस्ट मॉडल पे रखना है। अब ये क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ, या मैंने इसे कॉस्ट मॉडल की बजाय रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखना है। किस अमाउंट पे डेबिट करने के बाद ये डिसाइड करना है। तो कंपनी हैज अ चॉइस। अब ये सारी बहस अब कंपनी की है, कौन सी चीजें हमारी बहस में नहीं है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सारी गेम अब एक ऐसे बिजनेस की हो रही है जिसने आपको अपने आप को कंपनी के नाम से SECP में रजिस्टर करवा लिया है। तो कंपनी के अकाउंटेंट्स हैव अ चॉइस आइदर टू यूज कॉस्ट मॉडल या 1 मिनट रुके रहे अभी प्लीज, रुक जाए। इफ यू डिसाइड टू यूज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, जिस कॉस्ट पे आपने इनिशियली मेजर किया होगा उसी कॉस्ट पे अपने एसेट को रखेंगे और बस उसमें से फ्यूचर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट का भी वर्ड सुना आपने, कैरिंग अमाउंट किसका ही ऑल्टरनेट एक नाम है, तो कैरिंग अमाउंट को WDV भी कह देते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कह देते हैं, बुक वैल्यू भी कह देते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज वर्ड, सही बेस्ट वर्ड कैरिंग अमाउंट जरा है। WDV कॉमनली यूज वर्ड तो है लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड कैरिंग अमाउंट है IAS 16 के मुताबिक। बहरहाल कैरिंग अमाउंट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं बात सिंपली ये कर रहा हूँ कि अगर कॉस्ट मॉडल पे एसेट रखा आपने तो बस जो कॉस्ट पर रख लिया है तो ठीक है। सब्सिक्वेंटली बाद में आप कोई यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, कोई मेथड सेलेक्ट करेंगे और सब्सिक्वेंटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते रहेंगे। क्या हमने शायद पिछले दिनों में विदाउट नेमिंग कॉस्ट मॉडल ही यूज किए। हम पिछले दिनों में IAS 16 के हवाले से क्या करते रहे, कॉस्ट पे डेबिट करते थे, सब्सिक्वेंटली फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट कर रहे थे और अगर कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाए तो जो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होती है वो किस मॉडल की बेस पे कैलकुलेट हुई है। तो कॉस्ट मॉडल का अल्हम्दुलिल्लाह हमें आइडिया हो चुका है। क्या करते हैं कॉस्ट मॉडल में, कॉस्ट पे एसेट को डेबिट करते हैं,
बाद में यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वगैरह वैल्यू वगैरह एस्टिमेट करके डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेते हैं, और जितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई है उसे अगर माइनस कर देंगे तो जो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो रही है वो कॉस्ट मॉडल के एंगल से कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, क्यों है, ये इंशाल्लाह मैं बाद में बहस करता हूँ, पहले आप यहाँ तक लिख लेंगे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि हम कॉस्ट मॉडल को पहले समझ लें। तो वर्ड्स मैंने कम कर दी, उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ पूरी करना। जी, कोई मेरे वर्ड्स में कंफ्यूजन यहाँ तक? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं जरा, कहाँ से शुरू होती है? नॉन करंट एसेट्स, नहीं एक मिनट रुक जाओ, नॉन करंट एसेट पर रुको सही। नॉन करंट एसेट्स में अगर कोई मशीनरी आ रही है और कॉस्ट मॉडल यूज हुआ है तो कैरिंग अमाउंट सामने आ रही हो, मशीनरी के सामने कैरिंग अमाउंट आ रही हो, लेकिन वो कैरिंग अमाउंट आपने कैलकुलेट कैसे की होगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट आती है या कैरिंग अमाउंट आती है? WDV मींस कैरिंग अमाउंट आती है। ठीक है प्लीज नोट कर लिए। अब जरा कुछ बेटा नई बातें होनी आज तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक मिनट जरा रुक के रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है पहले बस ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्यों होता है कैसे होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। एक कंपैरिजन के तौर पे अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल को देखते हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट कॉस्ट से रिवैल्यूड अमाउंट पे कन्वर्ट हो जाता है। रिवैल्यूड अमाउंट का मतलब होता है कि हम एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेंगे, और एसेट अपनी मार्केट वैल्यूज पे आएगा, और फिर उन मार्केट वैल्यूज में से सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे अगर आप अपने एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे तो फिर आप किस मॉडल की बजाय किस मॉडल को यूज कर रहे हैं? तो असल में देर आर टू वेज टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट्स। लेट मी फिनिश प्लीज। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। नंबर वन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एंड सेकंड इज, तो अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं चॉइस अवेलेबल है, कंपलसरी नहीं है। या क्या यूज होता है, हो सकता है या क्या, या कॉस्ट मॉडल यूज हो सकता है या रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करेगी तो फिर एसेट रिवैल्यूड अमाउंट मींस फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, और उस फेयर वैल्यू में से फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होकर कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी। तो कैरिंग अमाउंट सिंपली WDV ही है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड IAS 16 में ये है कि हम कैरिंग अमाउंट वर्ड यूज कर लिया करें। लेकिन कैरिंग अमाउंट अगर वर्ड बोला भी जाए तो मीन्स उसे हम क्या बात कर रहे हैं? WDV ही बात कर रहे हैं। तो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट। वन इज कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करें, एंड सेकंड इज कि फेयर वैल्यू में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके वर्किंग करें। अब ये कैसे फेयर वैल्यू तक हम पहुंचेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, पहले आप यहाँ तक लिख लें, फिर आगे ऑनवर्ड्स हम इंशाल्लाह ये रिवैल्यूएशन मॉडल ही फाइनल करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ दे रहे हैं आप?
कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट, इनिशियली हमेशा जो भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कॉस्ट पे मैयर होने के बाद एज एन अकाउंटेंट आप ये डिसीजन लेंगे कि अब आपने फ्यूचर में इसे कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैसे काउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसको समझने के लिए, नहीं वो तो मैंने बेटा थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, अब उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप नेक्स्ट एक हेडिंग अलग से लिख लें, रिवैल्यूएशन मॉडल। यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमारी सारी बहस ये है कि रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल आपको अप्लाई करना, कॉस्ट मॉडल आपको अप्लाई करना प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह आता है। क्या करते हैं कॉस्ट मॉडल में? जी बेटा वो भी बात करते हैं, अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों यूज करते हैं वो भी बात करते हैं। क्या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना कंपलसरी है? चॉइस अवेलेबल है सर। कंपनीज कैन आइदर यूज कॉस्ट मॉडल और, लेकिन हमें दोनों मॉडल्स का आइडिया इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर आपसे दोनों मॉडल्स के एंगल से वर्किंग करवा सकता है। एग्जामिनर बताएगा कि कॉस्ट मॉडल यूज होना है या रिवैल्यूएशन मॉडल, क्वेश्चंस के बेस पे इंशाल्लाह डिसाइड किया करेंगे। तो अब रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज होना है तो इसके नीचे हेडिंग लिख के एक सेंटेंस लिख लें, फिर उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं बनाता हूँ। इन रिवैल्यूएशन मॉडल, carrying amount is compared with carrying amount, sorry, carrying amount is compared with fair value on the date of revaluation. Carrying amount is compared with fair value on the date of revaluation. अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है तो आप एक कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। जिस डेट पे भी रिवैल्यूएशन करनी है उस डेट पे आपको दो चीजें चाहिए होंगी, कौन सी एंड कौन सी? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। फिर क्या करेंगे उसको समझने के लिए जरा एक छोटी सी एग्जांपल लिखूंगा। लेट्स सी एग्जांपल 1। सपोज रिवैल्यूएशन डेट है 30th जून 2024। लिख लें साथ साथ। इस डेट पे एक मशीनरी थी, मशीनरी की कॉस्ट थी सपोज 5 लाख। कुछ अर्सा ये मशीन आप यूज कर चुके थे, 1,50,000 सपोज एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी। देयरफॉर टेम्परेरी तौर पे फिलहाल इसकी कैरिंग अमाउंट 3,50,000 आ रही होगी। यहाँ तक आ जाएगा। रिवैल्यूएशन डेट सपोज 30 जून 2024। तो मशीनरी आपके पास थी जिसे खरीदा था 5 लाख पे, कुछ अर्सा यूज करने की वजह से 1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई।
और देयरफॉर कैरिंग अमाउंट। यहां तक समझ आ रही फिगर्स? रिवैल्यूएशन डेट का सिंपली मतलब ये है जिस दिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन किसी भी दिन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ईयर एंड्स पे भी हो सकता है, पीरियड के स्टार्ट पे भी हो सकता है, मिड पे भी हो सकता है, तो कोई भी रिवैल्यूएशन डेट हो सकती है। एग्जामिनर हमें बताएगा, हमने उस डेट पे दो चीजें ढूंढनी होंगी, नंबर 1 कैरिंग अमाउंट और नंबर 2 फेयर वैल्यू। तो लेट्स अज्यूम फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन है 6 लाख। फेयर वैल्यू का मतलब अभी तक क्या समझ आया? मार्केट वैल्यू। क्या मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट? क्या भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। मार्केट वैल्यू में बी मोर देन और लेस देन द कैरिंग अमाउंट, मे बी इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट, एक पॉसिबिलिटी वो भी रहेगी। लेकिन लेट्स अज्यूम इन द फर्स्ट एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग फेयर वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट। यहां तक आप लिख के जरा काइंडली रुक जाएगा। किस दिन ये कंपैरिजन हुआ? तो जिस दिन ये कंपैरिजन होगा उस डेट को बोलते हैं रिवैल्यूएशन डेट। तो लेट्स अज्यूम 30 जून 2024 पे ये कंपैरिजन हुआ। कैरिंग अमाउंट 3,50,000 है और फेयर वैल्यू प्लीज 6 लाख रुपीस है। क्या हमने एसेट बेच दिया है? बेचने लगे हैं? डिस्पोजल इस वक्त नहीं हो रही है। डिस्पोजल क्या होती है? एक्चुअल बेच देना। एक्चुअल बेचने से क्या होता है? कैश आ जाता है, प्लीज कैश आ जाता है, एसेट चला जाता है, यकीनन एक्सचेंज भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त बेटा जस्ट एक कंपैरिजन है, ये एसेट आपके बुक्स में है। मार्केट में जब आपने डिटरमिन किया तो जिस तरह की मशीन आपकी है 30 जून 2024 पे उस तरह की मशीन मार्केट में सपोज 6 लाख रुपीस की मिल रही है। क्या ये प्राइस कम भी हो सकती थी? ये नई मशीन की प्राइस नहीं है, हमारी यूज्ड मशीन है। इसी मशीन को अगर मार्केट में बेचा जाए तो 6 लाख रुपीस एक्सपेक्टेड है। मिल गए हैं या मिल सकते हैं? क्या अगर बेच दें तो गेन हो सकता है? हो गया है या हो सकता है? एक्चुअल गेन नहीं है, एक्सपेक्टेड गेन। कितना गेन है? कैलकुलेटर अलाउड भी है। कितना गेन है, कितना गेन है? लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, वर्किंग करें। व्हाट इज 2,50,000? एक्सपेक्टेड गेन है। एक्सपेक्टेड गेन इन IAS 16, ठहर जाए प्लीज यार, इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक्चुअल गेन है या एक्सपेक्टेड गेन है? एक्चुअल गेन कब होगा? जब बेचेंगे तब होगा। बेचा नहीं, एक्चुअल गेन तो तब होगा जब बेचेंगे। बेचा नहीं है, जैसे कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन से लग रहा है कि गेन हो सकता है। इस कंपैरिजन के रिजल्ट में अगर लग रहा होगा गेन हो सकता है, फेयर वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो जितना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस IAS 16 में कहलाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है? उस केस में भी एक्सपेक्टेड लॉस होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस पे कहलाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। तो देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज, या फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा, या वाइस वर्सा फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम होने की वजह से रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। पहले अब यहां तक जरा वर्ड्स कंप्लीट कर। जी आंटी, इसके एडजस्टमेंट्स वगैरह की तरफ अभी मैंने आना। एनी कंफ्यूजन में वर्ड्स? अभी तक जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन? एसेट कितने का इस वक्त हमारी बुक्स में है? 350,000 का। मार्केट वैल्यू कितनी है? अगर हम
इस एसेट को 350 से बढ़ा के मार्केट वैल्यू पे अपनी बुक्स में एसेट को ले आए, तो हम किस मॉडल की बजाय किस मॉडल में है? कॉस्ट मॉडल की बजाय रिवैल्यूएशन मॉडल में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज से इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट वैल्यूज कितनी है, जब तक डिस्पोजल ना हो जाए, तो फिर हम कॉस्ट मॉडल में। तो हम किस मॉडल की बजाय किस मॉडल की बहस कर रहे हैं? ये काइंडली जरा लास्ट उधर चाहिए, उधर कोई भी नहीं है। ये इधर बाहर कोई टीए नहीं खड़ा, तो बाहर रूम के बाहर कोई टीए नहीं, जरा देखिएगा एक नजर, एक मिनट बुलाइएगा जरा। ये बेटा अगर हम अपने एसेट को इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो अगर हम अपने एसेट को 350 से बढ़ा के अपनी बुक्स में 6 लाख पे लेके जा रहे हैं, तो आफ्टर दिस एडजस्टमेंट फिर हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे अगर आ जाएगा तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल कहलाएगा। अब ये बेटा एक्सपेक्टेड गेन है या एक्चुअल गेन है? फुल इन्वॉल्व रहेगा प्लीज, कोई इंशाल्लाह इशू वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी नई जरा महसूस होगी आपको। कॉस्ट मॉडल की बजाय रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज करने की वजह सॉर्ट ऑफ ये है कि एक सेकंड के लिए जरा आप बिजनेस के ओनर मीन सपोज शेयर होल्डर बने, जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपके सामने आए और कॉस्ट मॉडल हो, तो मशीन आपको 350 पे नजर आएगी, और 350 मींस जिस कॉस्ट पे खरीदा था वो उस कॉस्ट पे रखा था हमने, और बाद में जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसकी बेस पे 350 आ गया। लेकिन शायद ये वो फिगर नहीं है जो एज ऑन हमारा एसेट जिस हाल में पड़ा है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। शायद ज्यादा बेहतर ये है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन बनती है। एज ऑन का मतलब एज ऑन 30 जून 2024 अगर बन रही है तो इस दिन की फिगर है। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल है तो ये इस दिन की एक एस्टिमेटेड फिगर है बेस्ड ऑन वर्किंग। अगर एसेट 6 लाख पे आ जाए 3,50,000 की बजाय, तो क्या आपको वाकई एज ऑन फिगर नजर आ रही है? आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारे एसेट्स इस वक्त कितने के हैं। कैरिंग अमाउंट तो बस क्या बता रही है कि जब खरीदा था तो कितने का था और सब्सिक्वेंटली यूज की वजह से कितना हो गया है। ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को रिवैल्यूएशन मॉडल से ही मिलेगी। बहरहाल इवन देन कंपल्सरी नहीं है, कंपनीज कैन आइदर यूज कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल का एडवांटेज ये है कि इसमें लेटेस्ट फिगर्स शेयर होल्डर्स के सामने आती हैं, और उन्हें रादर देन कि अपने एसेट्स की पुरानी ओल्ड वैल्यूज नजर आए, उन्हें अपने एसेट की न्यू वैल्यूज एज ऑन अपीयर होकर नजर आ रही होती हैं। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो सरप्लस है या लॉस है? सरप्लस है या लॉस है? इसके बेटा एंट्रीज भी मैं डिस्कस करूंगा, फिर ये एंट्रीज का इफेक्ट कहाँ जाएगा वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। आप इसके नीचे जहाँ आपने लिखा है जरा सॉर्ट ऑफ हाफ सा पेज छोड़ दें, उसमें हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल जरा बीच में और मिला लें, जहाँ आप लिख रहे थे तकरीबन गिन के जरा हाफ सा पेज छोड़ दें और एक एग्जांपल नंबर 2 में आ जाए। प्लीज हाफ पे छोड़ दें सर, हाफ का मतलब आधा सफा छोड़ दें, एग्जांपल नंबर 2 हेडिंग बनाएं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल।
अनदर एग्जांपल जिसका पिछले एग्जांपल से कोई लिंक नहीं है, लेट्स अज्यूम एक बिल्डिंग थी, आपके बुक्स में एक बिल्डिंग है, उसको भी आप रिवैल्यू करना चाहते हैं। रिवैल्यूएशन डेट सपोज है 30 जून 2022। अनदर एग्जांपल पिछले एग्जांपल से फिलहाल इसका कोई लिंक नहीं है। इस मशीनरी को जब आपने खरीदा था तो सपोज कॉस्ट थी 15 लाख, सॉरी इस बिल्डिंग की कॉस्ट थी सपोज 15 लाख। कुछ अर्सा यूज होने की वजह से उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सपोज 4 लाख। कैरिंग अमाउंट थी इसकी 11 लाख हो गई थी, और रिवैल्यूएशन मॉडल आपने यूज किया, तब आपको इस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से। लेट्स अज्यूम बिल्डिंग किसी ऐसी जगह पे है जहां मार्केट वैल्यूज डाउन हो रही हैं, तो सपोज फेयर वैल्यू 7 लाख है। यहां तक जरा नोट कर लो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे होंगे और कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। नंबर 1, या तो फेयर वैल्यू ज्यादा होगी कैरिंग अमाउंट से, या फेयर वैल्यू कम भी हो सकती है। बराबर अगर हो जाए तो, अगर फॉर एग्जांपल कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, फेयर वैल्यू भी 5 लाख है, तो शायद किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर भी रहे हैं तो एसेट 5 लाख पे ही रहना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे। हम शायद उन सिचुएशंस में बात कर रहे हैं जहां शायद हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जी लिख लिया बेटा सबने? वंस अगेन ये बेटा बिल्कुल बात क्लियर रखिएगा, अभी इस वक्त एक्चुअल डिस्पोजल डिस्कस नहीं हो रही है। एक्चुअल डिस्पोजल ये होती है कि आप एसेट बेच के उसके बदले में कैश ले रहे होते हैं। हम इस वक्त जस्ट एक कंपैरिजन कर रहे हैं, और उस कंपैरिजन के रिजल्ट में हमें कुछ गेन्स और लॉसेस नजर आ रहे हैं। गेन होगा तो वो भी एक्सपेक्टेड है, और लॉस होगा तो वो भी। तो बताएं इस सिचुएशन में गेन है या लॉस है? कितना डिफरेंस है? 4 लाख को भी एक्सप्लेन करना जरा उसी तरह साथ में। 4 लाख इज एक्सपेक्टेड लॉस, expected loss in IAS 16 is called as revaluation loss। जी सर। क्योंकि बेटा जब फर्स्ट टाइम ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होगा तो उस वक्त अभी हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे नहीं आया होगा ना। आप जो ऊपर देख रहे हैं उस पर भी मैंने जाना है। जब ये काम हो जाएगा फिर ये एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, और उसकी जब बाद की डेप्रिसिएशन है फिर वो उस फेयर वैल्यू में से लेस होके वो ऊपर बनेगा जो बना है। तो मैं अभी वहां तक पहुंच नहीं पाया। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे कैसे आएगा। जब वो फेयर वैल्यू पे आ जाएगा मींस रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाएगा, फिर बाद में उसका क्या होगा वो तो शायद अभी थोड़ा सा दूर है। तो लेट मी एक्सप्लेन जरा एक सेकंड। जो ऊपर मैंने लिखा था वो तो मैंने कंपैरिजन फॉर्म में इसलिए लिख दी है ताकि जब भी कभी हम रिवाइज करें तो सीधा जरा डिफरेंस नजर आ जाए कि कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में डिफरेंस क्या है। लेकिन अभी रिवैल्यूएशन मॉडल शायद अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं बात फिर ऊपर खुद रिलेट करता हूँ। ये 4 लाख का डिफरेंस समझ आ गया जी, लॉस है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस है या सरप्लस है? फेयर वैल्यू ज्यादा है तो सरप्लस है, फेयर वैल्यू कम है तो लॉस है। कंपैरिजन हो रहा है कैरिंग अमाउंट के साथ। अब आए बेटा जरा एडजस्टमेंट यहां से शुरू करके फिर वापस जाएंगे। देखिए अब थोड़ी सी पुरानी अब चीजें भी शायद मेरे वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं जो शायद जहन में आ रही हूँ। एक्सपेक्टेड लॉस है और एक्सपेक्टेड गेन है। क्या अगर लॉस एक्सपेक्टेड भी हो तो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है?
कुछ याद आ रहा है? एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की शायद एप्लीकेशन आ रही है। अगर हम अकाउंटेंट्स को लॉस एक्सपेक्टेड भी हो तो उसे भी हम इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहले आप बताएं इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? अगर इवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है तो हमारी बुक्स में बिल्डिंग कितने पे आ रही है, कितने पे आ रही है और कितने पे आनी चाहिए, फेयर वैल्यू पे आनी चाहिए। तो बिल्डिंग बढ़नी है या कम होनी है, कितने से कम होनी है। तो अगर बेटा एक्सपेक्टेड लॉस होगा तो एंट्री क्या हो रही होगी? मुझसे सुने, जरा मुझसे सुने। हमारा अगर फोकस एसेट पे रहेगा तो वो जरा ज्यादा बेहतर है। एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है तो एसेट तो क्रेडिट हो जाएगा। हमारी इस एग्जांपल में बिल्डिंग है, कैरिंग अमाउंट से या फेयर वैल्यू से? 11 लाख से या 7 लाख से? डिफरेंस से। कितने वाला एसेट कितने पे लाना है? 11 लाख हमारी बुक्स में है, 7 लाख से कम करना है, कितने से कम करना है? तो लॉस की अमाउंट से बेटा एंट्री होनी है। क्या बिल्डिंग 4 लाख क्रेडिट करने से हमारी बिल्डिंग हमारी बुक्स में 11 लाख से 7 लाख तक आ जाएगी, और 7 लाख तक लाने का मतलब फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है प्लीज? और डबल एंट्री बैलेंस कैसे हो जाएगी? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन लॉस सीधा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन में लाएं, समवेयर कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये 4 लाख नजर आ रहा होगा। तो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री? 4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और 4 लाख हमारी बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट में से कम होकर फिलहाल बिल्डिंग हमारी फेयर वैल्यू मीन 7 लाख की इक्वल आ जाएगी। एंट्री समझ आ गई? प्लीज लिखे सर। तो अगर कभी रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा हो, रिवैल्यूएशन मॉडल हो, तो आप स्ट्रेट अवे क्या एंट्री कर रहे होंगे? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा? इस लॉस के चार्ज होने से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली रिड्यूस हो रहा होगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बिल्डिंग इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? वो भी कम हो रही होगी। आफ्टर दिस एंट्री बिल्डिंग कितने पे आ गई? अब फ्यूचर की डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे फिर चार्ज होगी? वो इंशाल्लाह मैं फिगर्स के साथ बात करूंगा, आप अपना जहन जरा अप्लाई करें। आफ्टर दिस एंट्री एसेट 7 लाख पे आ जाएगा और दिस 7 लाख विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन द फ्यूचर। अच्छा, इस वक्त मैं बोलते हैं बहुत सी बातें भी करूंगा, वो इंशाल्लाह मैं लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, लेकिन जो मैं आई होप के जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आफ्टर दिस एंट्री एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा व्हिच इज 7 लाख इन दिस केस, and then 7 lakh will be depreciated over the remaining useful life from this date onwards, backwards या onwards? इस एंट्री के बाद एसेट हमारी बुक्स में अब 7 लाख का है, वो 7 लाख पे डेप्रिशिएट होगा और हम रिमेनिंग लाइफ जो रह गई है इस बिल्डिंग की उस पर उससे डेप्रिशिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सर? अब जरा ऊपर आ जाए जो हाफ पेज मैंने छोड़ा। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमारे एसेट ने बढ़ना है, ये तो सबका पता है। दोबारा आ जाए फर्स्ट एग्जांपल में, कितने से इंक्रीज आना है? 2,50,000 से इंक्रीज आना है। लेकिन गेन बेटा क्योंकि एक्सपेक्टेड है इसलिए इसने इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, गेन है एक्सपेक्टेड क्योंकि है इसलिए इसने अभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है। एन एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की शायद बात हो रही है। तो इस गेन को कैसे ट्रीट करते हैं, मुझे जरा 2 मिनट देने हैं ताकि मैं बात पहले अपनी पूरी कर लूं, फिर अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सरप्लस अगर हो तो एंट्री फिर ऐसे की जाती है कि इस एंट्री का इफेक्ट इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस पे ना जाए और एसेट भी फेयर वैल्यू पे आ जाए। उसका तरीका ये होता है, बिल्डिंग बढ़ सॉरी मशीनरी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो मशीनरी बेटा डेबिट, कितने से प्लीज बता दें?
2.5 लाख से डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि 3,50,000 से हमारी मशीनरी बढ़ के 6 लाख पे आ जाएगी। इट मींस चाहे सरप्लस हो चाहे लॉस हो, आफ्टर द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाता है। क्या बोला मैंने प्लीज? चाहे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो चाहे सरप्लस है चाहे लॉस है, आफ्टर रिवैल्यूएशन एंट्रीज एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में हमारा एसेट फेयर वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो बिल्डिंग डेबिट 2,50,000, क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस का हेड, लेकिन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का हेड इमीडिएटली आपको कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नजर नहीं आएगा। ये कैसे नजर आएगा? कंसंट्रेशन जरा एक सेकंड, बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिख रहे आप। एंट्री वैसे क्या बनाई है मैंने? एक सेकंड अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाए जरा। प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने जगह छोड़ दी हुई है, टेंशन ना लीजिएगा। नॉन करंट एसेट्स जहन में लाए, उसमें मशीन बिफोर दिस एडजस्टमेंट 2.5 लाख अपने पास देखें कितने पे आ रही होगी प्लीज? 3,50,000 पे आ रही होगी बिफोर दिस एडजस्टमेंट ऑफ 2,50,000। मेरी इस एंट्री से अब क्या होगा? 3,50,000 प्लस 2,50,000 कितने से मशीन, कितने में मशीन आ जाएगी? 6 लाख मीन्स फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। मेरी इस एंट्री से करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं। मेरी इस एंट्री से दूसरा इफेक्ट, एक सेकंड इक्विटी जहन में लाया। कभी वर्ड सुना है सर आपने इक्विटी? बड़े हो गया माशाल्लाह। इक्विटी में कैपिटल हो सकता है, जो भी होगा इस वक्त हम उससे इंटरेस्टेड नहीं है। कैपिटल के बाद क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, लास्ट प्रॉफिट, उससे भी हम इस वक्त कंसर्न नहीं है। ये दो इक्विटी के हेड्स हमें पहले पता थे। एंट्री है मशीनरी डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। जो सरप्लस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है, वो एक एक्सपेक्टेड गेन है। उसने प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली नहीं जाना है। उसने कहाँ जाना है फिलहाल? उसने इक्विटी का एक अनदर कंपोनेंट बन जाना है इमीडिएटली आफ्टर रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसके सामने ये 3,50,000 आपको नजर आ रहा होगा। 3,50,000 सॉरी या 2,50,000 सरप्लस की अमाउंट नजर आ रही होगी या कैरिंग अमाउंट नजर आ रही होगी? तो मतलब मेरी इस बात का ये हुआ, एक सेकंड दोबारा बोर्ड पे ऊपर देखें स्टार्ट में जो मैंने एंट्री लिखी है, दिस एंट्री हैज नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल मशीनरी डेबिट का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? नॉन करंट एसेट्स में, और सरप्लस क्रेडिट का इफेक्ट भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही है, और इक्विटी के कंपोनेंट के तौर पे कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद एक अलग हेड अपीयर हो जाएगा। कुछ मेरी बात समझ आ गई है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इन प्रॉफिट एंड लॉस? नो इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन, कहां और कहां बस इफेक्ट जाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन्स हैं तो ये इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके आना है। तो ये हमने एंट्री इसलिए की है ताकि एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाए, और एंट्री इस तरीके से की है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इफेक्ट ना हो। मेरी इस बात के बाद आज से ऑनवर्ड्स, इस लम्हे से ऑनवर्ड्स, अब आपको इक्विटी के कितने हेड्स का पता चल गया है? कौन कौन से यार? ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। मेरा ख्याल है जितनी आपके पास स्पेस है वहां यहाँ तक लिख सकते हैं आप। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, जो चीजें रेलिवेंट थी बस वो मैंने लिखी। यहाँ तक कंप्लीट कर लें, इस बात को फिर और अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा कुछ साथ दे रहे हैं। जहाँ पहुंचे थे ऊपर उसके फौरन बाद एंट्री लिखी है मैंने, जो स्टार्ट पे आपको नजर आ रही है, और उसके बाद मैंने फिर प्रेजेंटेशन दिखाई है इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी शेयर होल्डर्स को बेटा एसेट की फिर मार्केट वैल्यू पता चलेगी।
शेयर होल्डर्स ने अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो उन्हें रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से बिजनेस के एसेट्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब वो इस वक्त मार्केट में कितने के, रादर देन कि उन्हें पुरानी कॉस्ट की बेस पे फिगर्स नजर आए। उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग में बिजनेस के हवाले से कि अब हमारे एसेट्स कितने हो गए हैं, ज्यादा बेहतर फिगर्स नजर आएंगे। इसी एसेट को बेच देंगे तो हम रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम डिस्पोजल की एंट्रीज करेंगे। जी, रिवैल्यूएशन के बाद अगर बेचना है तो इंशाल्लाह जरा आधा घंटा ठहर, अगर रिवैल्यूएशन से पहले बेचना है तो फिर बेच देंगे, रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन के बाद अगर आप बेचना चाहते हैं तो आधा घंटा ठहर, मैं खुद बेचता हूँ, आप एंट्री बताइएगा। साथ वाले से ना पूछे, उसे भी नहीं पता, अभी बेचते हैं इसे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, मतलब नई चीज है, सही तरह से जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी बातें बीच में आएंगी। ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड अगर नोट कर लें तो लिख रहे हैं, लिख चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते, अनडिसाइडेड है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया नोट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देने में बनाए, कंसंट्रेशन कहां से शुरू होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, नॉन करंट एसेट नहीं, खुदा का नाम नहीं है, ये शुक्र है मैंने पूछ लिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ एंड होती है? नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जहन में बनाए, आगे जहन में। सरप्लस ढूंढ के बताएं कहाँ है, ढूंढना लीजिएगा, कहीं नहीं है। सरप्लस कहाँ होता है? जैसे जब वो अराइज होता है तो इक्विटी के कंपोनेंट के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एंट्री एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सारा इफेक्ट सिर्फ कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। डेबिट इफेक्ट भी वही है और क्रेडिट इफेक्ट भी वही है। नीचे जाए जरा, लॉस की एंट्री से क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इफेक्ट होती है? लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? नीचे आए, नोट कर चुके हैं प्लीज, एनीबॉडी राइटिंग? अब इन दो एंट्रीज के बाद जरा एक कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ या नोट लिखना था। नोट 1, as a result of revaluation there could either be evaluation surplus या
रिवैल्यूएशन लॉस, या क्या होगा या क्या होगा, ये भी हो सकता है कि सरप्लस भी है और लॉस भी है, या फेयर वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। क्लियर है सर? लॉस की एंट्री सुना दे जल्दी से सर। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट एंड सरप्लस वाइस वर्सा। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। नोट नंबर 2, आफ्टर इवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ एसेट विल बी इक्वल टू, ये बातें शायद हो चुकी है, मैं जस्ट वैसे लिखवा रहा हूँ कि जरा दोबारा एम्फसाइज हो जाए। आफ्टर इवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ एसेट विल बी इक्वल टू, बताएं जी, विल बी इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। जब रिवैल्यूएशन कर लेंगे तो एसेट किसके बराबर हो जाएगा? एग्जाम्पल 1 ढूंढना था, 2.5 लाख से अगर एंट्री हो जाए तो एसेट कितने से कितना हो जाएगा? बढ़ के 6 लाख तक आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की एंट्री देखें। सेकेंड एंट्री अगर हो जाए लॉस वाली तो बिल्डिंग 11 लाख से 7 लाख पे आ जाएगी। इन आइदर ऑफ द केस, चाहे सरप्लस है लॉस है, आफ्टर इवैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस एक लिख लें, इन फ्यूचर रिवैल्यूएशन के बाद, इन फ्यूचर आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड, एसेट क्योंकि फेयर वैल्यू पे आ जाएगा तो फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर remaining useful life। After evaluation, fair value is depreciated over remaining useful life। remaining useful life से परेशान ना हो। फॉर एग्जाम्पल एसेट की 10 years लाइफ थी, 2 साल बाद आपने रिवैल्यूएशन की है तो आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया होगा, तो अब वो फेयर वैल्यू 10 सालों में डेप्रिशिएट होनी चाहिए या 8 सालों में? आई होप कि कोई मुश्किल वाली बहस नहीं है। अगर 5 साल गुजर गए थे और रिमेनिंग 8 साल रहते हैं तो आफ्टर रिवैल्यूएशन अब फ्यूचर ईयर्स में अगर डेप्रिसिएशन होनी है तो रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। रिमेनिंग लाइफ गिनी जा सकती है, अगर आपको टोटल लाइफ मिल जाए और आपको ये पता चले कितना अर्सा गुजर गया है तो क्या रिमेनिंग लाइफ काउंट हो सकती है? तो रिमेनिंग लाइफ काउंट भी हो सकती है और समटाइम्स एग्जामिनर खुद भी बता सकता है किसने किस पे डेप्रिशिएट होना। बस ये सेंटेंस आखिरी दोबारा बोल देता, किस वक्त के बाद किसने किस पे डेप्रिशिएट होना है। एक नजर ये तीनों पॉइंट्स देख लें, कोई मेरी बात में आपको कंफ्यूजन रहेगी, बल्कि ऊपर से देखना चाहे सारा। अब मेरा ख्याल है आई होप के कुछ समझ, तो जरा एक नजर रिवाइज कर लें, कोई चीज जहन में कंफ्यूज कर रही है तो बता दें। जी ऑनेस्ट साहब भी। कभी डेबिट साइड पे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी क्रेडिट साइड पे। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, दोनों तरफ दोस्ती लग हो गई है, अल्लाह करे गेम आगे बढ़े। ये चलें जी आगे फिर। एनी कंफ्यूजन? एनी अदर एग्जांपल सर? आज कुछ एग्जांपल्स ही हो रहे हैं सर। बस हेडिंग लिखें और पहले थोड़ी सी बात मेरी तरफ सुन लो।
लेट्स सी एक मशीनरी है, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बस एग्जाम्पल हेडिंग के बाद रुक जाए। इसकी आपने फर्स्ट रिवैल्यूएशन की एज ऑन 30th जून 2022। रुक जाए प्लीज रुक जाए। फर्स्ट रिवैल्यूएशन का मतलब पहली दफा इसका कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू से कंपैरिजन किया। क्या और क्या आ सकता था? लॉस भी आ सकता था, सरप्लस भी आ सकता था, लेकिन सपोज फर्स्ट रिवैल्यूएशन पे 3 लाख का सरप्लस आ गया। मैंने कुछ डाटा जरा कम किया है, यकीनन 3 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? हमने 30 जून 2022 की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट की होगी, इससे कंपैरिजन किया होगा और फिर डिफरेंस लिया होगा। तो मैंने स्ट्रेट वे आपको डिफरेंस बता दिया। इस 3 लाख की एंट्री बताएंगे जरा प्लीज। मशीनरी डेबिट 3 लाख रुपीस, रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख रुपीस क्रेडिट हो जाएगा। अपने जेन में इक्विटी बनाए, कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 3 लाख नजर आ रहा होगा। और डेफिनेटली इस एंट्री के बाद ये मशीनरी अपनी फेयर वैल्यू पे आ गई होगी और फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की स्टोरी चल रही होगी। लेट्स अज्यूम इस सेम मशीनरी की, क्या बोला मैंने, आपने दोबारा रिवैल्यूएशन की एज ऑन 30th जून 2020, कुछ 3 बोलना चाह रहे हैं, मैंने इंटेंशनली 4 लिखा है। पहला सवाल यकीनन ज़हन में राइज होगा, क्या अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लें तो हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है? मैंने इंटेंशनली 1 साल छोड़ा ताकि ये कुछ वैसे भी हो सके। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल, पहली बात तो ये भी क्लियर रखें, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना कंपलसरी नहीं है। कौन सा या कौन सा मॉडल हो सकता है? कॉस्ट भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो भी गया तो इवन देन ये कंपलसरी नहीं है कि हर साल रिवैल्यूएशन की जाए। रिवैल्यूएशन तब होनी चाहिए जब भी कभी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस अराइज हो जाए बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। क्या मेरी इस बात का ये मतलब है हर साल रिवैल्यूएशन हो नहीं सकती? हो सकती है, लेकिन हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है। रिवैल्यूएशन तब होनी चाहिए व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। एग्जाम सिचुएशन में तो ये एग्जामिनर बताएगा कि हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हर साल रिवैल्यूएशन करें, लेकिन रियल लाइफ के एंगल से मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है। कब हो जानी चाहिए? बोल दे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर 1 साल छोड़ा है तो 30 जून 2023 पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। यहाँ तक ठीक है प्लीज? फिर 2024 पे क्या हुआ वो मैं बात करता हूँ, यहाँ तक जरा मेरे साथ इकट्ठे हो जाए। और जो कुछ मैंने बोला है ये भी मैं भी लिखता हूँ, अब टेंशन ना ले। जब मैंने लिखा पहले यहाँ तक नोट कर।
जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ चल रहे हैं। सफ़े ना गिने सर, अभी तो सभी शुरू हुए हैं सर। सभी क्या हो गया, अल्लाह मालिक है सर, बिस्मिल्लाह पढ़ें बस, ना करें सर, क्यों टेंशन। जी यहाँ तक आगे। फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुई तो 3 लाख सपोज सरप्लस था। सेम एसेट जब दोबारा रिवैल्यू हुआ तो सपोज इस रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 3,80,000 लिखो। क्या नेक्स्ट रिवैल्यूएशन पे भी सरप्लस आ सकता था? लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल कि जब हमने 30 जून 2024 पे कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया तो फेयर वैल्यू कम थी या ज्यादा? हिम्मत जमाना, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। लॉस अगर आ रहा है तो कितने से क्या कम होगा? मैं ना फेयर वैल्यू बता रहा हूँ ना मैं कैरिंग अमाउंट बता रहा हूँ। लॉस मीन्स मैं क्या बता रहा हूँ? डिफरेंस बता रहा हूँ। और अगर ये लॉस है तो फेयर वैल्यू कम होगी, क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। एनी कंफ्यूजन? ये कितने बड़ा सरप्लस हो सकता था, लेकिन अगर सरप्लस होता तो फिर तो शायद सेम एंट्री रिपीट हो जाती। क्या हो जाती? सेम एंट्री ही तो पूछ रहा हूँ, सेम एंट्री, सेम है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। लेकिन लेट्स अज्यूम लॉस आ जाए, अगर ये फर्स्ट टाइम लॉस आया होता तो क्या एंट्री करते आप? एसेट क्रेडिट, लॉस डेबिट, लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन बेटा आइए 16 ये कहता है, कंसंट्रेशन फुल जरा, ये फर्स्ट टाइम लॉस नहीं आया, ये सरप्लस के बाद लॉस है। रिवाइज कर लें इससे पहले मैं कोई और बात करूं। सरप्लस मींस एक्सपेक्टेड गेन, लॉस मींस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गेन होगा 3 लाख, कुछ अर्सा गुजरा, मार्केट फ्लक्चुएशंस हुई, मार्केट फैक्टर्स चेंज हुए, अब हमें लग रहा है कि लॉस होगा, एक्चुअल नहीं है प्लीज। तो अगर तो फर्स्ट टाइम लॉस हो तो स्ट्रेट अवे प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? लेकिन अगर सरप्लस पड़ा हो 3 लाख, जरा जहन में लाए, कहाँ गया था ये? इक्विटी में, इक्विटी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इक्विटी के हेड में। और सेम एसेट का अगर लॉस आ रहा है तो ये 16 से कि अगर किसी एसेट का लॉस आया और उसका ऑलरेडी कुछ सरप्लस पड़ा है तो पहले इस लॉस को उस सरप्लस से नेट ऑफ करें। क्या करें प्लीज? और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग अमाउंट फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाए। टेंशन फ्री रहे, सेंटेंस भी मैं लिखता हूं, पहले जरा बात जरा सही तरह समझ लें। लॉस आया 3,80,000, सरप्लस कितना आया था? तो ये 3,80,000 का एक ब्रेकअप होगा, इसमें से 3 लाख का लॉस पहले सरप्लस से सेट ऑफ होगा, सरप्लस खत्म हो जाएगा, सरप्लस सरप्लस, लेकिन लॉस फिर भी बचा होगा, वो 80,000 फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अब कैसे एंट्री फिर होगी, करवानी है, मैं पूछता हूं आपने करवानी है? मशीनरी बढ़ रही है या कम हो रही है? फोकस अगर रखेंगे एसेट पे तो आसान हो जाता है। अगर सरप्लस है तो मींस एसेट बढ़ रहा है, सोच लें। और अगर लॉस है तो लॉस है, एसेट ने तो कम ही होना है, कितने से? 380,000 से, 80,000 से, 380,000 से लॉस की अमाउंट से। अगर फर्स्ट टाइम लॉस होता है डबल एंट्री बोल दें, वैल्यूएशन लॉस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, कहानी खत्म हो जानी थी। लेकिन अगर सरप्लस के बाद लॉस आया तो अब क्या करना है? पहले 3 लाख का जो लॉस है वो किससे नेट ऑफ होना है? तो हमारी इस एडजस्टमेंट से सरप्लस बढ़ना है या कम होना है? सर हिम्मत करनी है प्लीज,
क्या सरप्लस कोई क्रेडिट फिगर इटसेल्फ है? क्या कोई सरप्लस इटसेल्फ क्रेडिट फिगर है? रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक लेजर टेंशन फ्री रह के कि हम कब लिखेंगे, इंशाल्लाह लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे वो भी मैं बताता हूँ। बनवाए हैं, जरा ऊपर थोड़ा सा चले जाए इसी एग्जांपल में जो भी हो रही है। कब आया था सरप्लस? 30 जून 2022 की एंट्री बोला है। यकीनन मशीनरी के लेजर में सरप्लस डेबिट साइड पे आना है, मशीनरी के डेबिट साइड पे आना है। मैं कौन सा लेजर बना रहा हूँ? मशीनरी का रेफरेंस होगा, 3 लाख फिगर क्रेडिट साइड पे होगा। डन है सर? अब 30 जून ही सपोज ईयर एंड है, तो ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई थी लास्ट, कितना सरप्लस बन गया? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? एनी कंफ्यूजन? पोस्टिंग की है मैंने, लेजर बैलेंस कर दी है, और फर्स्ट टाइम क्योंकि आया था, इसे एक ब्रॉड डाउन नहीं था। एनी कंफ्यूजन? लेकिन देन बेटा 2022 के एंड पे थे, क्या 23 आया होगा ब्रॉड डाउन? बताएं। 3 लाख, 3 लाख में कुछ हुआ है तो 3 लाख की सीडी बना होगा। किस साल का लेजर का ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखा मैंने? 2023। टेंशन 2024 का स्टार्ट हुआ, एनी ब्रॉड डाउन? अब इस 2024 के एंड पे फिर आपने क्या किया, जरा देखें। अब जरा आपने क्या किया, क्या किया? रिवैल्यूएशन की और लॉस आ गया। अब बोर्ड पे जरा देखें सरप्लस का लेजर, क्या 3 लाख का सरप्लस था और 380 लॉस आ गया है? यहाँ तक सब साथ है प्लीज? तो अब इस लॉस ने, जो 3,80,000 का लॉस है, 380,000 का लॉस है, उसमें से 3 लाख ने सरप्लस से नेट ऑफ होने का मतलब सरप्लस ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? सरप्लस ने, लॉस जब सरप्लस से एडजस्ट होगा तो सरप्लस बढ़ेगा या सरप्लस कम होगा? क्या किससे टकराएगा? लॉस सरप्लस से टकराएगा, और वो 380,000 लॉस है, सरप्लस 3 लाख है। क्या सरप्लस 3 लाख से डेबिट होके जीरो हो जाएगा? और क्या फिर भी लॉस बच जाएगा? वो फिर लॉस रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या एंट्री बन रही है प्लीज? मशीनरी क्रेडिट बाय 380, 3 लाख से क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो जाएगा? नो 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 नो, वर्ड सही नहीं है। लॉस डेबिट होने की बजाय 3 लाख तक सरप्लस डेबिट हो जाएगा, और 80,000 के सामने रिवैल्यूएशन लॉस ही हेड होगा। कितना क्या हो डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो जाएगा? 3 लाख लॉस डेबिट होने की बजाय सरप्लस डेबिट हो जाएगा, बट बिकॉज द लॉस इज मोर देन द सरप्लस, तो 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक मिनट जरा ठहरिएगा, जस्ट एक मिनट। क्या ये एंट्री मेरे सरप्लस के लेजर को अफेक्ट करेगी? क्या ये एंट्री मेरे सरप्लस के लेजर को अफेक्ट करेगी? बल्कि मेरा रहने दे, आपके सरप्लस के लेजर को अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी जरा बता दें। 3 लाख सरप्लस के लेजर में डेबिट साइड पे किस रेफरेंस से आएगा, और इस एडजस्टमेंट के बाद सरप्लस का लेजर जीरो हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन लॉस जो रिमेनिंग रह गया। आई होप कि समझ अब आ गया है। सरप्लस का लेजर भी आपने बनाना है, लेकिन पहले ये एंट्री मेरे ख्याल नीचे लिखें। ये 380 तक तो लिख लिया था शायद आपने, लॉस की अमाउंट लिखी थी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज हिम्मत कर रहे हैं। बड़ा कॉस्ट मॉडल ये होता है कि आपने फेयर वैल्यू की तरफ जाना ही नहीं है, और अगर आपने एक दफा फेयर वैल्यू सिलेक्ट कर ली है
तो आप कॉस्ट मॉडल पे नहीं या फेयर वैल्यू मॉडल पे। अगर कभी एक दफ़ा भी रिवैल्यूएशन हो गई है तो मॉडल बदल गया है फेयर वैल्यू मॉडल, फिर उस फेयर वैल्यू मॉडल में हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है। जब भी कभी दोबारा रिवैल्यूएशन होगी उसमें का तो एडजस्टमेंट करेंगे। वंस आपने फेयर वैल्यू पे एसेट को लिख लिया है, आपका मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल बन गया है। जी नोट कर लिया एंट्री, एंट्री लिख ली सर। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? फर्स्ट टाइम लॉस आएगा तो क्या एंट्री है, और अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा तो पहले क्या ढूंढेंगे, और जितना पड़ा होगा वो एडजस्ट होगा, और अगर लॉस की अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। डेफिनेटली बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं। एक छोटी सी वेरिएशन सुना जरा, हेल्प मी। सरप्लस 3 लाख आया था, अगर लॉस 2,50,000 आता, रिलैक्स रिलैक्स, पहला स्टेप बिल्कुल रिलैक्स। सरप्लस कितना है? 3 लाख। सपोज लॉस 4 लाख की बजाय, सॉरी 380 की बजाय 2,50,000 आया होता, क्या सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाता? वर्ड्स गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्या बोला मैंने? सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाता। हाँ जी, 2.5 लाख एडजस्ट हो जाता, लेकिन क्या फिर लॉस बाकी बचता? तो फिर अगर लॉस बाकी नहीं बच रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है, फिर सरप्लस 30 सीडी बच जाना था। और कभी दोबारा फ्यूचर में अगर कभी लॉस आएगा तो वो उस 50 सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है। तो इंशाल्लाह वेरिएशन सारी हो जाएंगी, वो टेंशन ना लें। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर लॉस आया है और फर्स्ट टाइम नहीं है तो पहले ढूंढें कितना रिमेनिंग सरप्लस पड़ा है, वो एडजस्ट कर लें। अगर लॉस ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। ठीक है प्लीज। अब ये लेजर भी बना लें, लेकिन अगर मुझे अलाउ करें तो मैं जरा लास्ट ईयर का जो लेजर है उसमें जो आखिरी एंट्री आपने लिखी है उसका जरा इफेक्ट लिखवा दें, ताकि फिर आप एक दफा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए जरा अपनी लास्ट एंट्री, डेट अब है जी 30 जून 2024 अज्यूम कर रहे थे हम। कैसे पोस्टिंग करूं? सरप्लस 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 डेबिट है, रेफरेंस मशीनरी है। अब यकीनन रिवैल्यूएशन लॉस का फिर एक अलग कोई लेजर होगा, और उसमें क्या कितना आएगा? 80,000 का लॉस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे मशीनरी का रेफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। हमारा जरा फोकस इस वक्त एक नई चीज मींस रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर की तरफ है। क्लियर है सारा? बना लें जरा, ये जहां आपने एंट्री लिखी है उसके नीचे बना लें। इस वर्किंग की बेस पे जो रेलिवेंट 3 साल सोचने चाहिए हमें, वो अपने पास लिख लें। अगर पहले लॉस आ जाए फिर सरप्लस आए तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद से सर जी गेम ऑन तो होने थे सर। जी सर।
थोड़ा सा जरा रिपीट दोबारा कर लीजिएगा जरा बात। कंसंट्रेशन सवाल सुने जी जरा सारे। क्यों क्यों क्यों? एक मिनट ये नोट कर लिया सबने? एक जस्ट मिनट। ये लेजर कंप्लीट कर लिए? एनीबॉडी राइटिंग? सर जी जब आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा है तो अब बेटा जब आप इक्विटी का टोटल करेंगे तो उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस का इफेक्ट भी आ रहा होगा। क्या नहीं, ये 2,50,000 जो मेरी ओरिजिनल एग्जांपल में था मैं उस पे आया हूँ वापस। जस्ट एक मिनट के लिए। 250,000 हमने इक्विटी में लिखा, इसका बाद में इक्विटी का एक टोटल हो जाएगा जिसमें कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और फिलहाल इस सरप्लस का इफेक्ट आ रहा होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंशाल्लाह मैच करेंगे, इंशाल्लाह वो टोटल बराबर हो जाएगा। अब आपका क्या क्वेश्चन है? और उसके अगले सालों में अब अगर लॉस आया, ठीक है बेटा, लेजर तो लेजर ही रहेंगे ना यार। क्या कैपिटल के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ब्रॉट डाउन उठेगा यार? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का अपना लेजर प्लीज यार क्या हो? क्या ये हर हेड का अलग अलग लेजर है यार? क्या ये लेजर इकट्ठे हो गए? सिर्फ टोटल इकट्ठा हो रहा है, बाकी हर हेड का अपना लेजर है। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनेगा कैपिटल का, और सरप्लस का अपना जितना भी है वो ओपनिंग बनेगा? ठीक है प्लीज। जी जी। नहीं बेटा ओवरस्टेट तो नहीं कर रहे हम, ये इतराज ना करें। हम एसेट को उतना कर रहे हैं जितना वो है। ये प्लीज आप फिगर देखिएगी, एक सेकंड। क्या एसेट को हमने उस जितना वो है उससे बढ़ाया? हाँ, हमने उससे मार्केट वैल्यू के बराबर किया। तो ये ओवरस्टेटेड नहीं, ओवरस्टेटेड का तो ये मतलब होगा जितना वो है उससे ज्यादा हो जाए। एक्सपेक्टेड गेन है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा रहा इमीडिएटली, ताकि इसकी वजह से प्रॉफिट्स ना बढ़े और फिलहाल शेयर होल्डर्स इसमें से डिविडेंड ना ले सके, इसलिए इसको साइड पर रखा है। मेरी ये बोर्ड पे एक सेकंड वर्किंग देखिएगा। क्या इससे सरप्लस का कोई इफेक्ट फिलहाल रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर है? क्या बोला मैंने, प्लीज सेंटेंस रिपीट करें। क्या ये 2.5 लाख अलहदा है और रिटेन्ड प्रॉफिट्स अलहदा है? तो बेटा फिलहाल ना ये प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है, ना ये प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो हमने एसेट को ऐसे बढ़ाया है कि रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज हो जाए और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इफेक्ट ना हो। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए, लेकिन एसेट ओवरस्टेट तब होता अगर फॉर एग्जांपल वो 6 लाख मार्केट वैल्यू और मैं उसे 7 लाख का कर दूं। एसेट ओवरस्टेटेड का मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे ऊपर ना जाए। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसके दो तरीके हैं, या तो पुरानी वैल्यू पे रखें और या उससे लेटेस्ट वैल्यू पे लें। इन आइदर ऑफ द केस एसेट ओवरस्टेट तब होगा अगर वो अपनी उस फिगर से ऊपर चला जाए जिस पे वो है। तो वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी फिगर पे है जिस पे वो है, हाँ अब वो मार्केट वैल्यू पे। ठीक है प्लीज जी। एनी अदर कंफ्यूजन इन योर माइंड? कोई और सवाल किसी के जहन में हो? कोई क्वेश्चन प्लीज? चलिए ये जो इस एग्जाम्पल में बातें हुई हैं उनमें से भी जरा दो कम से कम नोट कर लें जरा। जहां आपने लेजर बनाया उसके नीचे नोट 1। बेटा इस तरह नहीं, काइंडली करें, कंसंट्रेट करें प्लीज। इस एग्जाम्पल से बेटा हमने दो मेन चीजें समझने की कोशिश की है। नंबर एक, आवाजें खत्म प्लीज। एज पर आइए 16, रिवैल्यूएशन इज not compulsory every year. Full stop.
Revaluation entries are only required whenever there is a material difference between carrying amount and fair value। ये मटीरियल जो मैंने वर्ड लिखा है इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिवैल्यूएशन इज नॉट कंपल्सरी एवरी ईयर। रिवैल्यूएशन entries are only required whenever there is a material difference between carrying amount and fair value। मटेरियल के ऊपर कहीं लिखने की जगह सिग्निफिकेंट, लेकिन ये मटेरियल वर्ड का मीन पता होना चाहिए। जो हजरत कॉस्ट पढ़ रहे हैं इस वक्त रॉ मटेरियल की बहस नहीं हो रही। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। तो मटीरियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस कि हम मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब सिग्निफिकेंट चीजों की बात कर रहे हैं। अगर कोई इनसिग्निफिकेंट सा डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे उस वक्त टाइम वेस्ट ना करें, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट तभी करें अगर 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 अब ठीक है इसकी ट्रांसलेशन ओके, लेकिन अगर कभी ये मटेरियल वर्ड आपके सामने आ जाए तो मटेरियल मींस सिग्निफिकेंट चीजों की बात हो रही है। हाँ डेफिनेटली कॉस्ट में अगर बात करें तो वो कॉस्ट की क्लास में बात करेंगे, वहाँ मटेरियल इस्तेमाल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट वाला मटेरियल यूज हो रहा है। इममटेरियल किसे बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट। आई होप के वर्ड सुने हुए कभी। तो सिंपली बहरहाल कि रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट सब करनी है जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। आई होप कि मैंने कोई नई बात नहीं की है, जो हमने डिस्कस किया था उसी को मैं जरा चाह रहा हूँ कि आपके पास जरा लिखवा भी दूँ, ताकि आप मैं जब कभी दोबारा पूछूं तो कम से कम पढ़ के बता दें। सेकेंडली जो इस वक्त और बात हुई है, एक नोट नंबर 2 लिखना जरा। इफ देर इज अ revaluation loss of an asset, but there is a balance of revaluation surplus, if there is a revaluation loss of an asset but there is a balance of revaluation surplus as a result of previous revaluations, but there is a balance of revaluation surplus as a result of previous revaluations related to same asset, but there is a balance of revaluation surplus as a result of previous revaluations related to same asset। related to same asset का मतलब लॉस आया है किसी एसेट का, लेकिन उसी सेम एसेट का पहले कोई सरप्लस भी पड़ा है प्रीवियस रिवैल्यूएशंस की वजह से। देन क्या करें? देन फर्स्ट एडजस्ट रिवैल्यूएशन लॉस विद सरप्लस with available surplus
and recognize the balancing loss, if any, in profit and loss. Then first adjust revaluation loss with available surplus and recognize the balancing loss, if any, in profit and loss. Recognize means simply, recognize accounting एक टर्म है, सिंपली इसका मतलब रिकॉर्ड समझना, रिकॉर्ड द बैलेंसिंग लॉस इफ एनी। क्या जो किया है वही कह रहा हूँ, वो इंग्लिश में डिफरेंट तो नहीं कह रहा। पहले किससे एडजस्ट करें, और अगर बच जाए और अगर ना बचे तो बहस खत्म होगी। ना बचे तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में फिर कैसे आएगा, नहीं फिर नहीं आएगा, मतलब नहीं, सॉरी नहीं आएगा, फिर कैसे बेचारा आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ सकेगा। एक नजर पड़े जी दोनों पॉइंट्स। थोड़ा सा कर लीजिए ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा जरा। ये जरा काइंडली क्वेश्चन सुनने दें जरा प्लीज। जी बोल बेटा, कंपेयर करके छोड़ देंगे ना यार, देख लेंगे फेयर वैल्यू क्या है और इग्नोर कर देंगे अगर मटेरियल डिफरेंस नहीं, देखेंगे तो सही। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। लिखा मैंने रिवैल्यूएशन एंट्रीज आर ओनली मेड। हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है, मींस एंट्रीज कंपलसरी नहीं है, एंट्रीज सभी करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक जी, एनी अदर कंफ्यूजन? बेटा आने दें, अभी तो गेम शुरू होने दें, अभी एक मासूम से एसेट से गेम तो शुरू होने दें, फिर आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कितने एसेट होंगे। और यकीनन अगर चले बात पूरी कर लें, अगर नहीं अलहदा अलहदा तो आएगा, हो सकता है हमने जमा करके रख लिया हो, लेकिन बाद में जब कंपैरिजन करेंगे तो हर एक का अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। मेरी इस आखिरी लाइन का यही मतलब हुआ कि अगर सेम एसेट का सरप्लस पड़ा है तभी लॉस एडजस्ट हो सकता है, और अगर बहुत से एसेट्स का सरप्लस पड़ा है तो हम उसमें से अलहदा करेंगे कि इस एसेट का सरप्लस कितना है, उसका कितना है, उसका कितना है। अगर सेम एसेट से रिलेटेड है तो ये होगा, और अगर डिफरेंट एसेट्स हैं तो उनका सरप्लस और लॉस आपस में एडजस्ट नहीं होगा। बाकी हाउ टू राइट, कैसे लिखा होगा, वो इंशाल्लाह बात करते हैं। क्लियर हो गया? एनी अदर कंफ्यूजन है? नेक्स्ट साइड जी। सर 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 माय डियर फ्रेंड्स बस करें। नहीं बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अप्लाई होता है तो साथ उसका एसेट पे भी इफेक्ट होता है। आपने शायद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वैसे सुना हो, बट दो तरह से शायद सुना हो। एक ये है कि एसेट्स ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए और लायबिलिटीज अंडर स्टेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी की एक इम्प्लीकेशन आपने होपफुली कोई IS2 में पढ़ी होगी। इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, उसमें आपने कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस वगैरह के वर्ड होपफुली सुने होंगे। तो यकीनन एसेट्स और लायबिलिटीज के एंगल से भी है, और उसी की वजह से अगर एसेट्स ओवर स्टेट हो रहे हैं तो उसका मतलब फिर गेन रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं अब उस डेप्थ में अगर ना जाऊं तो अच्छा, तो उसी का इम्पैक्ट फिर प्रॉफिट लॉस में भी है। इन्वेंट्रीज को आप जब NRV पे लेके आते हैं तो इन्वेंट्री कम हो रही है, तो इन्वेंट्री कम होने पे हमें कोई इतराज नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसका लॉस फिर इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में जा रहा होता है। तो वो डेफिनेटली दोनों को अफेक्ट करता है। डेफिनेशन की हद तक शायद आपने एसेट्स और लायबिलिटीज के एंगल से पढ़ा होगा, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन फिर प्रॉफिट लॉस में भी आती है। तो इक्विटी ज्यादा हो रही है, लेकिन इसलिए ज्यादा हो रही है ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान में लाए। सर जी बात सुनने तो नहीं, क्या हो गया? अकाउंटिंग इक्वेशन का भी वर्ड सुना आपने? बता दें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है?
एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस, अब बेटा अगर एसेट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़नी है ना भैया, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट है, तो इसकी पे डबल एंट्री का इफेक्ट अगर आएगा तो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स के बढ़ने से फिर आपकी इक्विटी बढ़ती है। हाँ, इसे कहाँ नहीं जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये अभी एक्सपेक्टेड गेन है, प्रॉफिट्स में ऐड नहीं होना चाहिए, और वक्ती तौर पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स में से फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। डिविडेंड तभी मिलना चाहिए जब ये प्रॉफिट्स एक्चुअल हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे, वो बात अभी मैंने बाद में करनी। अब क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट हेडिंग लिखें सर, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated depreciation on the date of revaluation. Treatment of accumulated depreciation on the date of revaluation. ये तो शाम साहब किस एंट्री की बात हो रही है? एसेट कम हो रहा था, लॉस है, लेकिन लॉस से पहले एक सरप्लस पड़ा था, तो पहले वो लॉस सरप्लस से एडजस्ट हुआ। ये मुझे लगता है, सॉरी मैंने शायद लेट देखा आपका क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया अभी भी मसला? जी सर, हेडिंग जो लिखी है आपने काइंडली जरा इसको पढ़े जरा, क्या बात होने लगी है, किसका ट्रीटमेंट किस दिन डिस्कस होने लगा? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की किसी ट्रीटमेंट की हम बात करने लगे हैं डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे। इस हेडिंग का मीनिंग समझने के लिए और बात को पूरा करने के लिए जरा एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं। लेट्स अज्यूम कोई मशीनरी है, कॉस्ट उसकी थी 5 लाख, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी सपोज 1,50,000, कैरिंग अमाउंट हो गई थी 3,50,000। देन इस मशीनरी के लिए जब आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया, तो सपोज 3,50,000 के अगेंस्ट अब फेयर वैल्यू 2,50,000 है। जी आपको नई बात नहीं होने लगी, इसी इन्हीं बातों के अंदर एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है आपसे। नोट कर लिए? सरप्लस है या लॉस है सर? 100,000 का रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक नई एग्जांपल है, फर्स्ट टाइम लॉस है, एंट्री हो जाएगी लॉस डेबिट मशीनरी क्रेडिट। लेकिन बेटा आप जो चीज फोकस करने वाली वही है इस वक्त, जरा एसेट की ओरिजिनल फिगर्स देखें। 5 लाख कॉस्ट थी, 3,50,000 इसकी WDV है, सॉरी 1,50,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, देयरफॉर 3,50,000 इसकी कैरिंग अमाउंट थी लॉस की एंट्री से पहले। अब पॉसिबिलिटीज दो हो सकती हैं, ये जो मशीनरी है हो सकता है इस लॉस की एंट्री से पहले हमारी बुक्स में WDV पे आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि मशीनरी हमारी बुक्स में 5 लाख कॉस्ट अलहदा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 1,50,000 अलहदा आ रहा हो। कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं सर?
तो अगर तो बेटा मशीनरी अकाउंट WDV पे थी, क्या बोला मैंने, तो फिगर्स देख के बताएं, बिफोर द एंट्री ऑफ लॉस मशीनरी कितने पे आ रही होगी। हमारे मशीनरी के लेजर में ये मशीन 5 लाख पे आ रही होगी या 350 पे आ रही होगी, 350 पे आ रही होगी। और अब अगर आप लाख रुपए की एंट्री करें, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट, तो मशीनरी के लेजर पे जरा फोकस करें। 3,50,000 पे मशीन पहले आ रही होगी, 1 लाख से जब आप क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट या डेबिट, मशीनरी के पे फोकस, लॉस की एंट्री लिखवाएं, फोकस ऑन 1 सेकंड के लिए मशीनरी लेजर। 1 लाख से अगर एंट्री हो जाए तो मशीनरी के लेजर में 1 लाख किस तरफ जा रहा होगा, पहले कितना आ रहा था, अगर एसेट अकाउंट WDV पे था तो 3,50,000 पे ये मशीन आ रही होगी। 1 लाख से क्रेडिट होने के बाद क्या मशीनरी उतनी हो जाएगी जितनी होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी, और क्या आफ्टर वैल्यूएशन मशीनरी फेयर वैल्यू के बराबर आ जानी चाहिए। तो अगर तो बेटा एसेट अकाउंट WDV पे, तो फिर तो सिर्फ इस लॉस की एंट्री से हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, हमें किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ लेजर्स भी बनाता हूँ, लेकिन एक जरा हिम्मत ऑल्टरनेटिवली करूंगा। क्या ये भी पॉसिबल है एसेट अकाउंट में 5 लाख अलहदा आ रहा हो और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में 1,50,000 अलहदा आ रहा हो। अगर अलहदा अलहदा ये फिगर्स आ रही होंगी और अब आप लॉस की एंट्री कर करें, लॉस डेबिट मशीनरी क्रेडिट, तो मशीनरी के लेजर में 5 लाख था, सर जी हिम्मत हिम्मत, 1 लाख की एंट्री से क्या होगा, तो 4 लाख तो फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू तो 2.5 लाख है, नेट करके शायद अभी भी बन जाएगा। लेकिन अब जरा हेडिंग दोबारा पढ़ें जो इस एग्जाम्पल की हेडिंग मैंने बनाई थी। अगर तो एसेट अकाउंट WDV पे है तो हमारा काम सिर्फ सरप्लस या लॉस की एंट्री करने से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा बने हुए हैं तो देन फिर हमें एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कुछ करना पड़ेगा। क्या, कैसे, वो भी मैं शुरू करता हूं। अब यहां तक जरा एंट्री भी लिख लो, यहां तक एंट्री भी लिख लें, एंट्री मेरे ख्याल आपने लोगों ने नहीं लिखी थी, एग्जाम्पल पूरी कर लेना। जी जी एक इफ, एक सेंटेंस लिखें, इफ asset account is at WDV, मैं अब अज्यूम करूंगा कि आपको एक एक बात जो पुरानी बीच में आती है सही रिकॉल हो रही है, और ये तभी होगी अगर आपने साथ साथ काम किया होगा और मेरे कहने से कुछ रिवीजन भी कर रहे होंगे। बार बार पुरानी चीजें भूल जाती हैं, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है ताकि जब जरूरत पड़े तो याद आए। तो जब भी काइंडली को क्वेश्चन कहूँ रिवाइज करें या होमवर्क करें, प्लीज जरूर किया करें। आई होप कि कोई इतना ओवरबर्डन होने वाला भी काम अभी तक नहीं आया और इंशाल्लाह दोबारा भी नहीं आएगा। साथ साथ चलना मस्ट है। अब इस वक्त डेफिनेटली डिटेल में बेटा डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, क्या ये पॉसिबल है कि एसेट अकाउंट WDV पे हो, उस केस में डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री हो रही होगी, एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड देना यार, फिर एसेट क्रेडिट हो रहा होगा, और अगर एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो 3,50,000 पे ऑलरेडी आ रहा होगा। तो इफ एसेट अकाउंट इज एट WDV देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ, सेंटेंस पूरा करवाना मेरा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ
एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड लॉस। जुल्म ना कर दीजिएगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी नेट ऑफ हुई होगी? हमें बस किस एडजस्टमेंट की जरूरत होगी? सिर्फ सरप्लस या लॉस की एंट्री करने की जरूरत रह जाएगी, अदरवाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ भी करने की क्यों जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो होना था वो हो गया। क्या होना था जो हो गया होगा? एसेट में डब्ल्यूडीवी बनी हुई थी, हमने बस उसे फेयर वैल्यू पे लाना है, आइदर बाय रिकॉर्डिंग द लॉस और बाय रिकॉर्डिंग द सरप्लस। ठीक है सर। लेकिन इफ देयर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ asset and its accumulated appreciation, if there is a separate ledger of asset and its accumulated appreciation, then बस देन पे तो रुक गए। देन सर इससे करते हैं कि एग्जांपल और बना लेते हैं, और मुझे जरा बना लेने दें, फिर आप बना लीजिएगा। डेफिनेटली आप लोगों के पास भी घड़ियां और टाइम अवेलेबल है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है आपको कि मैंने कभी एक्स्ट्रा टाइम लिया हो। तो नहीं, अभी तक लिया नहीं है। इंशाल्लाह जब भी कभी एक्स्ट्रा टाइम लूंगा तो पहले पूछूंगा, और क्योंकि मैंने आपसे सैटरडे को नहीं पूछा था कि आप मंडे को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, तो आप रिलैक्स रहे। ये जो 15 मिनट गुजरे हैं पिछले, उस तरह से बाकी ना गुजारिएगा। मैंने अपने सामने एक बड़ी सी घड़ी लगाई हुई है, तो आप टेंशन फ्री रहे। आप नहीं, आपको नजर अगर नहीं भी आ रही, मुझे आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां नहीं है, आपने भी ढूंढी है बार बार, वहां पहले वहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी को नजर नहीं आ रही। लेकिन वो ना भी हो तो उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और अपनी भी सामने आ रही है। तो प्लीज जो रिमेनिंग टाइम है उसे वेस्ट करने की बजाय फोकस उसमें करें। जब भी कभी एक्स्ट्रा टाइम लूंगा तो इंशाल्लाह पहले आपसे इजाजत लूंगा। ठीक है सर। तो एग्जाम्पल एक बनने लगी है, ठहर जाए जस्ट अ मिनट। लेट्स अज्यूम एक नई एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। अब ऊपर वाली बहस से हमने बात खत्म कर ली है। लेट्स अज्यूम कोई इक्विपमेंट है जी, इक्विपमेंट खरीदा, स्पीड अप हो जाए, एंट्री बोल दें। इक्विपमेंट खरीदा, एंट्री बोल दें। सपोज 80 लाख, जरा फिगर्स बड़ी कर। साल गुजरा, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोल दें। मायूसी ना फैलाएं, मायूसी ना फैलाएं, बोल दें एंट्री। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर एंड हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख और 80 लाख सॉरी, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का 4 लाख हो गया। यहां तक इकट्ठे हो जाते थे। सेकेंड ईयर के स्टार्ट पे जरा ब्रॉड डाउन उठा लें।
जी कठिन। अब देन बेटा एक साल अब गुजर गया, डेट अज्यूम कर लेते हैं, बल्कि अज्यूम कर सोच लेते हैं 1 जनवरी 2024 होगा नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टार्ट। ठीक है, बस अब लिखना छोड़ें जहां भी हैं। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में आपका बताया हुआ है, ना लिखें आप इसमें कि ऑन 1 जनवरी 2024 फेयर वैल्यू सपोज 85 लाख है। प्लीज लिखना जरूरी नहीं है, जो आज की बहस हुई है शायद उसकी बड़ी अच्छी सी एक कंक्लूजन बनने लगी है। कैरिंग अमाउंट क्या है? 80 लाख माइनस 4 लाख 76 लाख, ऐसे अपने समझे यार। 8 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख, 80 लाख minus 4 lakh, 76 lakh is carrying amount. Compare it with the fair value 85 lakh। 9 लाख का सरप्लस की एंट्री बताएं। इक्विपमेंट डेबिट, क्या सरप्लस का भी लेजर होगा? नहीं लिख रहे, प्लीज आप नहीं लिख रहे। इस वक्त सरप्लस के लेजर से हम इंटरेस्टेड नहीं है। एसेट डेबिट हो रहा है, सरप्लस का रेफरेंस है, यकीनन सरप्लस का लेजर से मिलाएं। 9 लाख उसमें क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। सबको 9 लाख क्लियर है प्लीज? अब एक सेकंड के लिए इक्विपमेंट अकाउंट देखा जरा। 80 लाख पहले बेटा डेबिट साइड पे आ रहा है बैलेंस, उसमें 9 लाख ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 89 लाख। लेकिन फेयर वैल्यू कितनी है? तो एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल क्यों नहीं आ रहा? अगर 80 लाख की जगह 76 लाख होता तो फिर एसेट अकाउंट WDV पे होना था, लेदर लेजर ही नहीं होना था। तो फिर जस्ट 9 लाख एंट्री अगर आप करते तो आपका एसेट फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाना था। सिर्फ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एक लेदर लेजर में है, वो इस 80 लाख से भी नेट ऑफ नहीं हुई। तो अगर एसेट अकाउंट अलग हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग हो, क्या बोला मैंने? तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे फिर एसेट को पहले WDV पे लाना पड़ता है। ये वाला काम कब नहीं करना पड़ता है? जब एसेट अकाउंट WDV पे तो ऑलरेडी वो WDV पे आ गया है। लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स हैं तो एसेट को फिर WDV पे ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए फिर क्या एंट्री होती है, उस पर थोड़ा सा मैं समझने के लिए शायद टाइम लगेगा। तो ये बहस इंशाल्लाह मंडे को मैं यहीं से शुरू करूंगा, और सॉरी मंडे तो आ गया है, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करूंगा। आज बेटा कोई नया काम नहीं है जरा, लेकिन एक पुरानी एक रिवीजन करनी है आपने। पुराने कुछ क्वेश्चन जरा दोबारा रिवाइज करने हैं ताकि चीजें रिफ्रेश रहें। जरा मुझे पेजेस दीजिएगा। जो फर्स्ट चैप्टर किया था प्लीज क्वेश्चन नोट करके उठिएगा सर, जहन में नोट करके उठिएगा। 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रिवाइज करके कल आने हैं। क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 फैजान, क्वेश्चन नंबर 4 अजफर, और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी रख लें, जिया कोड। 3, 4, 5 डेप्रिसिएशन के चैप्टर के 3, 4, 5 क्वेश्चन जरूर कोई आधा घंटा रख के, मैं दोबारा सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सारे कॉन्सेप्ट आए थे उनको दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट फेयर वैल्यू पे आता है।